हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 8, जो कि आपके चैप्टर नंबर 4 के कंटिन्यूशन में ही चल रही है। ठीक है, क्लास नंबर 7 से आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ था, क्लास नंबर 7 से, जिसमें हमने इंडस्ट्रीज़ के फीचर्स और प्लस हमने उसके जो हमने क्लास नंबर 7 में जो गवर्नमेंट ने 1947 के बाद जब स्ट्रेटजीज़ बनाना शुरू किया, प्लानिंग करना शुरू किया इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, तो किस तरीके से उन्होंने क्या क्या सोचा, क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई, उसके बारे में हमने फ़ीचर्स के तौर पर पढ़ा था। और प्लस हमने ये देखा था कि उस फीचर्स के अकॉर्डिंग, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, उसके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया था, उसके क्या गुड इफेक्ट और क्या बैड इफेक्ट पड़े, वो क्लास नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था। इस वाली क्लास में हम दो बातों पे और डिस्कशन करेंगे, दो चीज़ों के ऊपर टॉपिक पढ़ेंगे। एक पहला इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, कि एक कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट होती है, कितना उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और प्लस दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि 1947 के बाद क्या रीज़न ऐसे थे, किस वजह से गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन रहा था इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में, रेदर देन द प्राइवेट इंटरप्राइजेस। मतलब 1947 के बाद कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ा, गवर्नमेंट को अपना स्टेप लेना पड़ा, गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ क्यों को रोल ज़्यादा प्ले क्यों नहीं करना पड़ा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं आई, तो उसके रीजंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में, कि इंडस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस रही थी, क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कंट्री के जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर थे, हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर, एक आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक आपका फॉरेन ट्रेड सेक्टर। तो ये ध्यान रखना कि जो 1947 से पहले ब्रिटिश राज में हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो सबसे बड़ा मेजर सोर्स जो था इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो था एग्रीकल्चर। लेकिन धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया गया 1947 के बाद, उसने एग्रीकल्चर को पीछे छोड़ दिया। वही रीज़न था कि जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस ब्रिटिश राज में ज़्यादा थी, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका रोल ज़्यादा था। और 1947 के बाद एग्रीकल्चर की बजाय इंडस्ट्रीज़ आगे आने लग गई, और इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर से आगे निकल गई। इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई एग्रीकल्चर के मुकाबले। तो इसीलिए ध्यान रखना, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर्स की बातें आएंगी इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस को पढ़ते समय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहला इंपॉर्टेंस से स्टार्ट करते हैं। पहला है एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था वो इंडस्ट्री का था। कैसे इसका रोल ज़्यादा था, क्योंकि अब यहाँ पर ना मैंने 2 पॉइंट दिए हुए हैं, देखो 2 एरो बनाए हुए हैं। तो आपने फर्स्ट जो सबसे नीचे जो नीचे वाला एरो है उस पर ध्यान देना है। इंडस्ट्री स्टार्ट रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ, बिकॉज अनलाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। जैसे एग्रीकल्चर में जब हम प्रोडक्शन करते थे, तो एग्रीकल्चर में कुछ ही चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता था, जैसे मेज़, पल्सेस, व्हीट, राइस। तो लिमिटेड क्रॉप्स का ही प्रोडक्शन किया जाता था। लेकिन जो इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री ने क्या किया, एग्रीकल्चर के मुकाबले वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना शुरू किया। मतलब कि मल्टीपल्स प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया, ऐसी नई नई चीज़ें बनाना शुरू कर दिया जो एग्रीकल्चर के मुकाबले बहुत ज़्यादा वेरिएशन में थी। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर में 4, 5 या 6, 7 या 10, 12 चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता था, तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट थे। मतलब उसमें हर चीज़ के प्रोडक्ट्स मान के चलिए, आपका खाने पीने की चीज़ें हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, उनका प्रोडक्शन हो गया, या फिर और जो घरेलू चीज़ें होती हैं, जैसे आपका सोप, सॉल्ट, या आपका मिर्च हो गया, हल्दी हो गई, जो भी चीज़ें था उन सब का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया इंडस्ट्रीज़ ने। ठीक है, और जो आपका मशीनों से बनी हुई चीज़ें होती थी, ठीक है, जैसे आपकी सिलाई मशीन हो गई, साइकिल हो गई, ठीक है, और आपके घर में यूज़ होने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपके यूटेंसिल हो गए, बर्तन हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस हो गई, तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री ने बनाना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर के मुकाबले वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट को लेकर। तो इसीलिए हमारे कंट्री की जो जीडीपी थी वो बढ़ने लग गई, क्योंकि एग्रीकल्चर का इतना ज़्यादा जीडीपी में उसका रोल नहीं था जितना इंडस्ट्री ने अपना रोल प्ले कर दिया था। तो जीडीपी बढ़ने लगी। जीडीपी की वजह से, जीडीपी के बढ़ने से क्या हुआ
कि हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट होने लग गया। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देश में जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ने लगी वैसे वैसे आधारभूत संरचनाएं, आधारभूत आवश्यकताएं बढ़ने लगी, जैसे रोड्स, फ्लाईओवर्स और आपके कॉलेजेस, स्कूल्स, ठीक है, आपके हॉस्पिटल्स, ये सब बढ़ने लगे। एयरलाइंस, रेलवेज़ और प्लस आपका क्या कहते हैं, एयरलाइंस, रेलवेज़ हो गई, ठीक है, और हॉस्पिटल्स हो गए और आपके पोर्ट्स हो गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ने दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया। पहला, एक तो उसने एग्रीकल्चर को रिप्लेस कर दिया बाय द प्रोड्यूसिंग वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा इंडस्ट्री ने जीडीपी को बहुत आगे बढ़ा दिया, जीडीपी में ग्रोथ ला दी, और जिससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं बढ़ने लगी। अगला है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवरबर्डन एंड लेबर फोर्स इज राइजिंग रैपिडली। जैसा कि आपने देखा 1947 से जो मैक्सिमम लेबर थी वो एग्रीकल्चर पे काम कर रही थी, और एग्रीकल्चर क्या हो रही थी, ओवरबर्डन हो रही थी। तो एग्रीकल्चर पे जो लेबर काम कर रही थी, एक्सेसिव काम कर रही थी, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट काम कर रही थी। अब एग्रीकल्चर का स्कोप जो था वो इंडस्ट्री के मुकाबले धीरे धीरे गिरने लगा। तो जो लेबर की सप्लाई थी वो पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ने लगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लेबर बढ़ती गई, और प्लस एग्रीकल्चर पे इतनी लेबर की ज़रूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो लेबर डिसगाइज थी, डिसगाइज्ड लेबर का मतलब होता है वो लेबर जिसका लैंड पे है तो सही काम करने के, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब एक ज़मीन पर जो लेबर काम कर रही है और एक ज़मीन पे जो लेबर काम कर रही है, लेकिन उसको वहाँ ज़रूरत है ही नहीं, वो सिर्फ खाली खड़ी हुई है, लेबर कोई काम नहीं कर रही है। तो ऐसी लेबर को इंडस्ट्री ने क्या किया, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया। तो हमारी कंट्री में जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी और बढ़ती हुई एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिसगाइज्ड लेबर थी, डिसगाइज्ड लेबर का मतलब होता है एक्सेसिव लेबर रेदर देन रिक्वायरमेंट, तो उसे एम्प्लॉयमेंट दिया इंडस्ट्री ने। उसके बाद है सोर्स ऑफ मशीनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग करने के लिए अब जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई एग्रीकल्चर भी ग्रो करनी चाहिए, एग्रीकल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो एग्रीकल्चर क्यों पीछे रहे। तो एग्रीकल्चर में लेबर इंटेंसिव के साथ साथ कैपिटल इंटेंसिव को भी ज़्यादा ध्यान में रखा गया। अब जीडीपी में एग्रीकल्चर का भी रोल पूरा करने के लिए कि भाई एग्रीकल्चर भी जीडीपी को बढ़ाए, अगर इंडस्ट्री बढ़ा रही है तो एग्रीकल्चर भी बढ़ाए। तो एग्रीकल्चर के ज़रिए जीडीपी को बढ़ाने के लिए ये सोचा गया कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स, जो स्टार्टिंग फ्रॉम इरीगेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लोइंग द फील्ड एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग, जो हम फसलों को उगाते हैं, बोते हैं, फिर उसके बाद कटिंग करते हैं, पूरा काम मशीनों से किया जाने लगा। तो उसके लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ने लगी, और यही इंडस्ट्रियलाइजेशन, यही इंडस्ट्री मशीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने लगी, जिससे एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले। उसके बाद है इम्पोर्ट डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज हिस्ट्री टू द प्रोडक्शन फॉर द फूड फॉर सर्वाइवल। जब हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जब इंडस्ट्री को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था या इंडस्ट्रीज़ एग्रीकल्चर के मुकाबले कम थी, तो उस समय जो हमारा फूड सर्वाइवल था, मतलब जो हम खाने पीने की चीज़ों पर हम जीवित रहते थे या हमारी लिवलीनेस थी, जो हमारी लिविंग थी, वो लिमिटेड फूड्स के ऊपर थी। हम सिर्फ क्या करते थे, कुछ ही चीज़ों को कंज्यूम करते थे, राइस हो गई, मेज़ हो गई, पल्सेस हो गई या वीट हो गई। तो हमारे पास और ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लिमिटेड वेजिटेबल्स थी, लिमिटेड फ्रूट्स थे, लिमिटेड फूड ग्रेन्स थे। लेकिन इंडस्ट्री के आने के बाद हमारा जो फूड वेरिएशंस ऑफ फूड्स हैं वो बदलने लगे, वेरिएशंस ऑफ फूड्स आने लगे, अलग अलग फूड्स के वेरिएशन होने लगे, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें यूज़ में आने लगे। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो था वो डायनेमिज्म में आने लगा। मतलब हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक डायनेमिज्म ग्रोथ दिया, मतलब अलग अलग सेक्टर में उसने ग्रोथ करनी शुरू की। और उसके बाद है जनरेटेड अ वेव ऑफ कंज्यूमरिज्म। मतलब और देश में क्या हुआ कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नए नए प्रोडक्ट बनने लगे, नए नए वेरिएशन आने लगे प्रोडक्ट में, नई नई चीज़ें कंज्यूमर के सामने आने लगी, तो कंज्यूमर की डिमांड बढ़ने लगी, मार्केट में कंज्यूमर आने लगा, कंज्यूमर की डिमांड बढ़ने लगी, और कंज्यूमर की डिमांड से वही आपका आउटपुट बढ़ने लगा, आउटपुट बढ़ने लगा तो प्रोडक्शन बढ़ने लगा, और प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो क्या हुआ, देश में सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने लगा। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या हमें दिया, डायनेमिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। ग्रोथ प्रोसेस में एक डायनेमिज्म दिया, डायनेमिज्म मतलब अलग अलग एरिया में उसने मौका दिया कि हम ग्रोथ करें। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, उसके साथ साथ जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा वैसे वैसे अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने से क्या हुआ, लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हुआ, लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ, तो लोगों ने रूरल एरिया से शिफ्ट करके अर्बन एरिया में आना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अर्बनाइजेशन को क्या किया,
बढ़ाया, और अर्बनाइजेशन ने क्या किया, सिविलाइजेशन को बढ़ा दिया। सिविलाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि पीपल अपनी अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगे। पहले लोग अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचते थे, सिर्फ अपने जीवन के जो बेसिक नीड्स थी उनको पूरा करने में लगे रहते थे। अपने जो 2 या 3 वक्त की रोटी, खाने पीने की चीज़ें होती थी, उसी के लिए वो अपना काम करते थे। लेकिन अब लोग अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए काम करने लगे और मेहनत करने लगे कि वो एजुकेशन लें, आगे बढ़ें और नई नई चीज़ों को में काम करें, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में आएँ या बिज़नेस में आएँ या जॉब करें। तो वो अपनी लाइफ के प्रति कॉन्शियस होने लगे। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया, अर्बनाइजेशन ने सिविलाइजेशन को बढ़ावा दिया, और सिविलाइजेशन ने हमारे कंट्री के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया। लोग अब एजुकेशन की तरफ मुड़ने लगे, हायर एजुकेशन लेने लगे, ताकि वो इंडस्ट्री में जाके हायर पोस्ट पे काम करें और अपनी लाइफ को अच्छे से बनाएं, अच्छे से आगे जिएं। उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का मतलब होता है कि इंडस्ट्री जो थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंडस्ट्री क्या होने लगी, इंडस्ट्रीज़ का स्प्रेड होने लगा कंट्री के अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। तो इंडस्ट्री के स्प्रेड होने की वजह से क्या हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत बढ़ने लगी। अब जैसे मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री अगर मान लीजिए आपकी बिहार में है और एक इंडस्ट्री आपकी उत्तर प्रदेश में है, या एक इंडस्ट्री गुजरात में है, तो इंडस्ट्रीज़ को आपस में एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती थी। तो उन्हें क्या चाहिए होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती थी, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, इंश्योरेंस की, बैंकिंग की। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्प्रेड होने की वजह से कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आने लगी। उसके बाद है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइन क्यू नॉन ऑफ ग्रोथ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंस जो इंडस्ट्री की हमने पढ़ी कि एक इंडस्ट्री का एक कंट्री में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक इंडस्ट्री क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, तो ये थी इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस। अब हम पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमारी कंट्री में 1947 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, या स्टेट कह लो या गवर्नमेंट कह लो, कि गवर्नमेंट ने आगे आके अपना पार्टिसिपेशन क्यों रोल प्ले किया, क्यों गवर्नमेंट ने, क्या रीजंस थे कि गवर्नमेंट ने ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाने में अपनी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए हम रीज़न से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या रीजंस थे गवर्नमेंट के इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने में, गवर्नमेंट ने क्यों अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, गवर्नमेंट क्यों आगे चल के आई। तो पहला रीज़न है आपका लैक ऑफ कैपिटल। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, देखिए मैं लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा एंड बिरला वर द ओनली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेज। हमारे कंट्री में कुछ 3-4 ही इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेज थे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी जो हमारे कंट्री में काम कर रही थी अलग अलग एरियाज़ में, स्टील में या टेक्सटाइल में या पावर में। उसके अलावा हमारे कंट्री में और कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं थी जो अपना पैसा और इंडस्ट्रीज़ खोलना चाहे या और पैसा अपना कंट्री में अलग अलग सेक्टर में लगाना चाहे। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने के लिए लैक ऑफ इंडस्ट्रियल हाउसेज की वजह से, लैक ऑफ कैपिटल की वजह से, द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना स्टेप आगे बढ़ाया है। क्योंकि कंट्री में लैक ऑफ कैपिटल थी, कोई पैसा लगाना नहीं चाहता था, कुछ ही इंडस्ट्रियल हाउसेज थे। तो देश में अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पावर को, एजुकेशन को, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, या फिर और जो कंज्यूमर गुड्स हो गए, ठीक है, तो अलग अलग वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग चीज़ों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना आगे चल के स्टेप उठाया कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आएंगे। उसके बाद है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। इसका मतलब यह है कि लोगों की इच्छा ही नहीं थी, जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे वो पैसा ही नहीं लगाना चाहते थे मार्केट में। पैसा था उनके पास लेकिन वो चाहते ही नहीं थे कि हम मार्केट में पैसा लगाएं, क्योंकि 1947 के बाद देश में लोगों की जो डिमांड थी, लोगों के जो कंज्यूमेबल पावर थी, पावर ऑफ परचेजिंग थी, वो बहुत कमज़ोर थी। लोगों के पास बहुत ही कम पैसा था, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन की वजह से लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं थी। तो इसकी वजह से लोगों के पास डिमांड भी नहीं थी। तो हुआ क्या कि साइज़ ऑफ मार्केट वाज लिमिटेड। इंडिपेंडेंस के बाद जो मार्केट का साइज़ था वो बहुत छोटा था, लिमिटेड साइज़ था, और उस लिमिटेड साइज़ होने की वजह से, मार्केट की लिमिटेड साइज़ होने की वजह से जो डिमांड थी वो भी क्या थी, लो लेवल की थी। और लो लेवल ऑफ डिमांड वाज लो, जो डिमांड की लेवल के लो होने की वजह से लोगों के पास क्या थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं था। तो लोगों के पास इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब डिमांड ही नहीं होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा,
होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इन लोगों के पास इनकम नहीं होगी। तो बेसिकली क्या था कि ये ना विशिशियस सर्कल चलता जा रहा था, एक चक्रव्यूह चलता जा रहा था कि कंपनी में एक तो लो इन्वेस्टमेंट थी, लोग पैसा नहीं लगा रहे थे इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से क्या था कि जो लोग नहीं सॉरी लोगों के पास लो इनकम थी, लोगों के पास पैसा नहीं था। तब जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग लो डिमांड होगी। जैसे मैंने देखिए यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, LI का मतलब यहाँ पर स्टार्टिंग में है जो विशिष्ट सर्कल के बाद मैंने लिखा हुआ है, LI का मतलब है लो इनकम, देन लो डिमांड। लो इनकम होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लो डिमांड होगी, अगर लो डिमांड होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं होगी तो लोग पैसा नहीं लगाएंगे इंडस्ट्री में, और वही सर्कल आपका चलता रहता है। तो लो इनकम, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, फिर दोबारा से लो इनकम, लो डिमांड। तो ये क्या था, एक चक्रव्यूह चलता आ रहा था, जिसको तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने आगे चल के अपना कदम उठाया, गवर्नमेंट ने पैसा लगाना शुरू किया इंडस्ट्री में। उसके बाद है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भाई हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो, लेकिन साथ के साथ सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। सोशल जस्टिस का मतलब होना चाहिए, यहाँ पर सोशल जस्टिस का मतलब 2 पॉइंट से है। पहला पॉइंट कि एक तो देश में लोगों के पास रोज़गार बहुत कम था, लोगों क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, और एग्रीकल्चर भी ओवरबर्डन होती जा रही थी, ज़रूरत नहीं थी लेबर की, फिर भी लेबर उस पर काम कर रही थी थोड़े बहुत पैसों के लिए। तो एक तो देश में रोज़गार बढ़े, और प्लस देश में लोगों के रोज़गार बढ़ने के साथ साथ लोगों की जो आय है, जो परचेजिंग पावर है, जो इनकम है वो बढ़े, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं थी, पैसा नहीं था, तो पैसा भी लोगों के पास आना चाहिए और लोगों के पास रोज़गार भी आना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया कि हम इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाएंगे, और इंडस्ट्री में पैसा अगर गवर्नमेंट लगाएगी तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, गवर्नमेंट का हमेशा जब भी कोई मोटिव होता है कहीं भी कुछ भी स्टार्ट करने का, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करने का या कोई सोशल डेवलपमेंट करने का, तो गवर्नमेंट का हमेशा पर्पज़ होता है पहले सोसाइटी के लिए सोचना। तो इसीलिए सोशल फैक्टर को ध्यान में रखकर ही गवर्नमेंट ने आगे आके फैसला लिया कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आएंगे, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर लेके आते तो वही दोबारा से सर्कल घूमता। प्राइवेट सेक्टर लेके आते तो प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमें प्राइवेट सेक्टर को नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो फिर वही दोबारा से प्राइवेट लोग अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, एम्प्लॉय और लेबर को और कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट करेंगे, और अपने वेल्थ का क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा नहीं दिया गया मौका, गवर्नमेंट ने खुद आके अपने आप को मौका दिया कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आएंगे, हम इंडस्ट्री शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव थोड़ा बहुत पैसा कमाने का होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सोशल जस्टिस करने का होगा। तो इट कुड बी अचीव्ड बाय इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट एम्प्लॉयमेंट रेदर देन इन्वेस्टमेंट दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ होगा एम्प्लॉयमेंट लाना और लोगों की इनकम को जनरेट करना, रेदर देन हमारे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। क्योंकि अगर हमने ये काम प्राइवेट लोगों के हाथों में डाल दिया या प्राइवेट लोगों को मौका दिया इंडस्ट्री शुरू करने का, तो उनका जो मेन पर्पज़ होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा और वेल्थ का कंसंट्रेशन करना होगा। सो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट मीन्स टू अचीव इट जस्ट अर्ली टू द इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले गवर्नमेंट ने आगे आके स्टेप उठाया कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आएंगे। So these are the three reasons, these are the few reasons which shows that why the government has taken a first step to promote the industrialization. तो ये थे हमने पढ़े इस आज की क्लास में इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस, और साथ के साथ what are the reason why the government has taken first step to promote industrialization. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.